नमस्कार. घटना घडत असतात, दुर्घटना होत असतात, परंतु बऱ्याचदा या गोष्टींवरती चर्चा होताना मात्र दिसत नाही. परंतु घटनेचं स्वरूप जेव्हा वाढतं, मोठी होते, त्यावेळेस यावर सगळ्यांवर चर्चा होत असते. मात्र हिंदुस्थान पोस्ट नेहमी घटना, दुर्घटनांवर नजर ठेवून असते. नमस्कार, मी दीपक कैतके. आज सकाळीच झालेल्या रेल्वे अपघाताच्या घटनेनंतर त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात जेव्हा 8 लोकं पडतात, त्यावर चर्चा नक्कीच होते. आज याच विषयावर चर्चा करण्यासाठी आपल्याबरोबर रेल्वे संदर्भात स्वतः भुक्तभोगी असलेले, ज्यांच्याबरोबर घटना घडली असे समीर झवेरी आपल्यासोबत आहेत. त्यांच्याशी आपण बोलूया. समीरजी, नमस्कार. आपलं हिंदुस्थान पोस्टमध्ये स्वागत आहे. समीरजी, आपण बऱ्याच काळापासून रेल्वे अपघातांवरती लढत आहात. आरटीआय ऍक्टिव्हिस्ट आहात आपण. बऱ्याचदा रेल्वे बरोबर या सबअर्बन रेल्वेमध्ये पडलेल्या लोकांसंदर्भात आपण लढा देत आहात. नक्की आजच्या घटनेसंदर्भात आपण काय कसे पाहता या घटनेकडे? जो आज दुर्घटना हो गई है, ये आज की बात नहीं है। माहिती अधिकार से जो जानकारी हमने लिया है रेलवे पुलिस मुंबई डिवीजन से, हर साल पिछले 15 वर्षों से हर दिन 7 से 8 लोगों का मुंबई सबअर्बन सेक्टर में मौत होता है और इतने ही लोग जख्मी होते हैं। उसकी एक वजह ये भी रही है कि ओवर क्राउड। एक मुंबई लोकल ट्रेन की कैपेसिटी है करीबन 1200 पैसेंजर की बैठने की सीटिंग, और उतने ही समझो स्टैंडिंग हो गए, तो करीबन 2500 पैसेंजर एक लोकल ट्रेन में ट्रैवल कर सकते हैं। मगर पीक आवर में सुबह 4 घंटे और शाम को 4 घंटे 5000 से ज्यादा लोग ट्रैवल करते हैं। तो जैसे अभी सुबह आप कल्याण से सीएसटी आएंगे तो कल्याण के बाद आपको समझो थाना वगैरह से तो ट्रेन में आपको जगह ही नहीं है जाने की। वैसे ही शाम को सीएसटी तक वापस जाएंगे तो आपको भाई कल्याण ट्रेन में जाने की जगह ही नहीं है। और पिछले साल की बात करें तो 2024 पूरे साल में करीबन 2450 पैसेंजर के लोगों की जो है मुंबई सबअर्बन रेलवे नेटवर्क पे डेथ हुई है और इंजर्ड हुए 27 लोग। पूरा 5000 से ज्यादा लोग जख्मी हर साल होते हैं। तो रेलवे प्रशासन है, मिनिस्ट्री है, वो क्या कर रहा है? उसके रोकने के लिए प्रावधान भी है। जैसे कि मैंने बॉम्बे हाईकोर्ट में जनहित याचिका की थी। आप सीएसटी से देखे, आप दादर टर्मिनस से देखे, कुर्ला टर्मिनस से जो बारगांव की ट्रेन है उसको 25 डिब्बे है, तो लोकल ट्रेन को भी प्लेटफॉर्म लंबा करके 15 डिब्बे कर सकते थे। हमने वो डिमांड किया था। और कुछ ट्रेनें जो है कल्याण वगैरह की 15 डिब्बे की हुई भी है, मगर सभी ट्रेन को करना चाहिए क्योंकि पैसेंजर टिकट खरीदता है तो उसको एक ठीक है, वो खड़े रहकर ट्रैवल करेगा, थोड़ा भीड़ में ट्रैवल करेगा, मगर एटलीस्ट उसकी जान तो नहीं जाए। दूसरी बात, जो अभी जो नया एयर कंडीशन ट्रेन इंट्रोड्यूस हुआ है, जैसे लोकल ट्रेन की लाइफ है 25 साल, तो जो भी नॉर्मल ट्रेन हमारी रिटायर्ड हो रही है उसके बदले में रिप्लेस हो रही है नई एयर कंडीशन ट्रेन। तो उससे क्या हो रहा है कि लोकल ट्रेन के पैसेंजर तो वही के वही है, उनकी सर्विस कम हो रही है, तो दिन ब दिन और समस्या गंभीर भयानक हो जाएगी। उसके लिए भी रेलवे प्रशासन देखना चाहिए कि जो लोकल ट्रेन नॉर्मल के फर्स्ट क्लास का कंपार्टमेंट है उसको निकाल के सेकंड क्लास कन्वर्ट कर दे, तो फर्स्ट क्लास के पैसेंजर एसी ट्रेन में ज्यादा फर्क नहीं, उसकी किराए में वो ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये सब चीज प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए कि दुर्घटना घटे ही नहीं, कोई पैसेंजर ट्रेन से गिरे ही नहीं, मगर वो कहीं होते हुए समीर जी, दिख नहीं क्या रहा है। हाँ समीर जी। जी, मैं जानना चाहूंगा कि आपने जो आंकड़े निकाले हैं आरटीआई द्वारा, उसमें आपने पाया होगा कि सेंट्रल रेलवे में अभी भी काफी भीड़ होती है, समय पर ट्रेनें नहीं आती है और इसी वजह से ये भीड़ बढ़ रही है, ऐसा लगता है आपको? नहीं, ट्रेन की जो फ्रीक्वेंसी है हर 3 मिनट की है, 3 मिनट से, और जो रस है वो 75 लाख पैसेंजर आज से नहीं, 15 साल के माहिती अधिकार के आंकड़े कि हर साल 5000 से ज्यादा लोग इंजर्ड होना, हर साल करीबन 2500 लोग मरना, ओवरलोड से लोग गिरना, वो आज का नहीं, 15 सालों से मैं तो देख रहा हूँ और इस सिलसिला तो उससे भी पुराना चल रहा है। तो रेलवे प्रशासन को जो है उसकी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है। जैसे यही जो ट्रेन है, यही जो सिस्टम है, उसको 3 मिनट की जगह फ्रीक्वेंसी 1.5 मिनट की किया जा सकता है। पूरी दुनिया में वो टेक्नोलॉजी जो डेवलप कंट्री है वो इस्तेमाल कर रही है। जैसे कि शॉर्ट में बताता हूँ कि जो रेलवे ट्रैक ट्रेन चलती है तो सिग्नल के जो खंभे है वो रेलवे ट्रैक के बीच में होते हैं, हमने देखा है। तो फॉरेन में वो खंभे सब आउटडेटेड है, वहां वो सिस्टम है ही नहीं। वो खंभे निकाल के जो मोटरमैन की कैबिन में डैशबोर्ड पे है उसी में वो सिस्टम है। तो उसको क्या है कि मोटरमैन को पता है कि आगे उसको सिग्नल है तो रुकना है, 1 किलोमीटर के बाद नहीं रुकना है, तो कैब सिग्नलिंग कहते हैं।
तो वो किया तो जो 3 मिनट की जो फ्रीक्वेंसी से ट्रेन चल रही है वही ट्रेन 1.5 मिनट की फ्रीक्वेंसी में चलेगी। उसका समय जो है फास्ट हो जाएगा। जो ट्रेन ये सीधे कल्याण जो 1 घंटे में 1.25 घंटे में जाती है उसको और 20% समय बचेगा। तो जो ट्रेन जिसमें 10 फेरे लगा रही है वो 12-13 फेरे लगाना चालू करेगी। तो ओवरक्राउडिंग का प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। मगर जो गवर्नमेंट को ये बेसिक सेफ्टी के अंदर जो प्रायोरिटी देना है वो कहीं ना कहीं लग रहा है कि वो कमी है। और यहाँ समीर पर सर देखो एक आहे, बॉम्बे हाईकोर्ट के हमने बोलिए बोला बोला बोला। बॉम्बे हाईकोर्ट से हमने 2 चीज डिमांड की थी कि अकस्मात रोकने के लिए प्रावधान किया जाए, 15 डब्ल्यू की ट्रेन किया जाए, फ्रीक्वेंसी बढ़ाया जाए, जो टेक्नोलॉजी लेटेस्ट है उसका इस्तेमाल किया जाए, और जो एक्सीडेंट हो रहे हैं वो एक दिन में तो रुकेंगे नहीं। तो उसके बाद इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए हर स्टेशन पे इमरजेंसी मेडिकल रूम हो, डॉक्टर हो, हर स्टेशन पे एम्बुलेंस हो। तो सुप्रीम कोर्ट में बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश से आए, रेलवे ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, हम भी वहां गए, 3 साल लड़ा, जीते हम। 2014 में फिर महाराष्ट्र में 937 एम्बुलेंस जो है महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से 10 हेल्पलाइन से इंट्रोड्यूस हुई। उसके एफिडेविट है मेरे केस में आया हुआ एम्बुलेंस की प्राथमिकता है कि रेलवे अपघात विक्टिम को इमीडिएट एम्बुलेंस सर्विस प्रोवाइड करना। तो वेस्टर्न रेलवे जो है चर्चगेट से विरार तक टोटल 32 स्टेशन है और हर स्टेशन पे 10 एम्बुलेंस पार्क है विद डॉक्टर 24 आवर। और सेंट्रल और हार्बर लाइन और ट्रांस हार्बर लाइन करीबन 100 से ज्यादा स्टेशन है और मुश्किल से 20 स्टेशन पे 10 एम्बुलेंस पार्क है। सारा स्टेशन पे 10 एम्बुलेंस नहीं है। आप एक कलोल और दीवार जो दुर्घटना हुई बोमरा वहां पे 10 एम्बुलेंस नहीं थी। तो कॉल करेंगे ट्रैफिक में आएगी और टाइम लगता है। तो स्टेशन पे एम्बुलेंस होना प्राथमिकता हाईकोर्ट के ऑर्डर है। तो कहीं ना कहीं जो प्रायोरिटी देना है, जो सीरियस से होना चाहिए वो नहीं है। और रेलवे में कैसा है कि डेथ होने से 8 लाख रुपया कॉम्पेंसेशन मिलता है मैक्सिमम। उसको भी 7-8 साल लगता है, उसके ट्रायल चलता है रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल में। तो रोड एक्सीडेंट में आपको 2 करोड़ मिलता है, 5 करोड़ भी मिलता है, आपकी उम्र कितनी है, आपकी इनकम कितनी है, सब कैलकुलेट होकर मिलता है। कोई फ्लोर लिमिट नहीं है। आप एयरलाइंस में जाते हो, अगर प्लेन क्रैश हो गया, लोग मरे, तो उनको 2-3 करोड़ रुपया मिलता है। तो रेलवे में मैक्सिमम 8 लाख रुपया क्यों? उनको भी 5 करोड़ कीजिए ना। तो जब उनको कॉम्पेंसेशन अमाउंट ज्यादा देना पड़ेगा तो फिर इस तरफ उनकी गंभीरता बढ़ेगी कि अभी कोई मरे ही नहीं, कोई जख्मी हुई नहीं, इसका ध्यान रखा जाए। समीर जी, आज देखील एवढी मोठी घटना घडल्यानंतर आज राजकीय पुढाऱ्यांचे वेगवेगळे स्टेटमेंट आलेले आहेत। त्यात देखील राज्य शासनाने कंपन्सेशनची गोष्ट केलेली आहे, परंतु वेगळा एक सूर देखील असा निघतोय की मुंबईमध्ये वाढत असलेली परप्रांतीयांचे लोंढे MMR रिजन मध्ये येतात आणि त्यामुळे मुंबईच्या या सिस्टमवरती, रेल्वेच्या सिस्टमवरती फार मोठा प्रभाव टाकतं। याबद्दल तुम्हाला काय वाटतं? एक बाबत से सहमत नहीं हूं जरा भी, क्योंकि 2 चीजें देखिए। जो जैसे उत्तर प्रदेश की बात कर ले हम, क्योंकि वो 25 करोड़ की आबादी है, महाराष्ट्र की आबादी 11 करोड़ है, मतलब 2 महाराष्ट्र हो गया, 1 उत्तर प्रदेश हो गया सर। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर हुए सबसे ज्यादा, आप देख लीजिए, माननीय नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी साहब, हमारे नरेंद्र मोदी साहब, ठीक है, जो भी हुए सब उत्तर प्रदेश से हुए। फिर वहां पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, जो कनेक्टिविटी सबर्बन सेक्शन बना रहा है, वो 2 शहरों के बीच में कभी हुआ नहीं है। तो वहां से लोग, संविधान का अधिकार है कि कोई भी व्यक्ति कहाँ भी जा सकता है, रोजी रोटी कमा सकता है, रह सकता है। तो जो लोग है वहां से मुंबई में आते हैं। अच्छा, मुंबई में आके फिर हम बोल रहे हैं कि पर प्रांतीय है, अभी रास्ते के फेरी वाले हैं, ठीक है, इलीगल हॉकर है, तो उसको जो प्रशासन है वो तो महाराष्ट्र का मराठी प्रशासन है ना, पुलिस है, बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, लाखों फेरी वाले। उनको अगर वो कड़क चाहेगा तो उनको कब से हटा देते थे, क्यों नहीं हटाया? फिर वो रास्ते पे कमाते हैं, फिर छोटी जगह झुपड़ी या खोली भाड़े पे लेते, गाँव जाके और 10 को लेके आते हैं। तो ये सब एक बात हो गई। वो राजनीति बात करके अलग है। मगर मैं दूसरी बात बताऊं, जैसे मुंबई जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है ना, मुंबई सबर्बन ट्रेन जो परचेस करते हो उसके लिए 50% पैसा देता है। मैंने माहिती अधिकार से पता किया था। और करीबन 3,000 करोड़ रुपया आरटीआई से मैंने जानकारी ली थी, तब 3,000 करोड़ रुपया लोकल ट्रेन खरीदने के लिए दिया था मुंबई महाराष्ट्र शासन ने, जो पैसा महाराष्ट्र शासन को वापस भी मिलने वाला नहीं, उनका योगदान था। बदले में जो ट्रेनें खरीदी गई उसमें कुछ ट्रेन जो रेलवे बोर्ड ने दिल्ली से वेस्ट बंगाल कलकत्ता लोकल ट्रेन को दे दिया, हमारे पैसे से ट्रेन लिया और वेस्ट बंगाल को कलकत्ता को दे दिया, जबकि हमें जरूरत भी है। और वो ट्रेन, अखबार में आर्टिकल आया था कि सेंट्रल लेवल लिखी हुई ट्रेन कलकत्ता सबर्बन सेक्शन में चल रही है। तो इसके बारे में जो पॉलिटिकल विल है, एक राजनीति करने का, एक गर्म मुद्दे को और भड़काने का, वो गलत है। मुंबई के अंदर आप ट्रेन की फ्रीक्वेंसी बढ़ाइए, 1.5 मिनट की कीजिए, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कीजिए, सिस्टम जो कानून व्यवस्था से चल रहा है वैसे आप चलाइए, जो इलीगल एक्टिविटी है उनको आप कंट्रोल कीजिए ना।
समीरजी, मला एक प्रश्न विचारायचा आहे. तुम्ही बऱ्याच कालावधीपासून हा लढा लढताय, कोर्टापर्यंत देखील गेलेला आहात. तुम्हाला काय वाटतं नक्की, की काय केल्याने अशा प्रकारच्या दुर्घटनांना कुठेतरी आळा बसेल? सर, दुर्घटना रोकने के लिए सिंपल है कि बारगांव की ट्रेन सीएसटी से 25 डब्बे की जाती है। सेंट्रल रेलवे ने 15 डब्बे की ट्रेन कल्याण से सीएसटी शुरू की है, तो इमीडिएट सभी ट्रेन को 15 डब्बे करके प्लेटफॉर्म को थोड़ा लंबा कर दीजिए, कोई गिरेगा नहीं, कोई मरेगा नहीं। एक बात। दूसरी बात है कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के लिए जो कैब सिग्नलिंग इंट्रोड्यूस करना है और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को आपको एक्वायर करनी है, वो आप बुलेट ट्रेन ला रहे हो आप, उससे फायदा कितने लोगों को होगा? 1000 का इसको होगा। ठीक है, वो भी लाइए, मैं ना नहीं बोला, दुनिया को दिखाई कि भाई हम भी बुलेट ट्रेन लाए, ला लो, कोई बात नहीं है। मगर जो बेसिक जो 99% पब्लिक जिस पे ट्रैवल करती है, उनकी सेफ्टी के लिए आप जो जरूरत है वो कीजिए। और अकस्मात के बाद जो इमर्सी मेडिकल रूम मुंबई हाईकोर्ट के आदेश से सेटअप हुआ था, सेंट्रल वेस्टर्न और हार्बर लाइन में 2014 की बात है, सुप्रीम कोर्ट में हम जीते थे। तो सेंट्रल ने 2 साल से सब इमर्सी मेडिकल रूम बंद कर दिया है और स्टेशन के आजू बाजू में जो प्राइवेट नर्सिंग होम है, डॉक्टर से टाई अप किया है, मगर वो नहीं पॉसिबल। तो हाईकोर्ट का आदेश स्टेशन से डॉक्टर मेडिकल रूम इमर्सी सिस्टम चाहिए, तो ये कंट्री ऑफ थॉट है। रेलवे अधिकारी का डिसीजन गलत है। और वेस्टर्न रेलवे में इमरजेंसी मेडिकल रूम आज भी सब स्टेशन पे है। कुर्ला पे इमरजेंसी मेडिकल रूम था, एक हार्ट अटैक पेशेंट को आगे ट्रीटमेंट दिया, जान बची। प्रेग्नेंट महिला जो हॉस्पिटल जा रही थी ट्रेन से, उनको तुरंत लेबर पे हुआ और एक तंदुरुस्त बच्चे को मेडिकल रूम में जन्म दिया। दादर स्टेशन, थाना स्टेशन, सब अखबार के न्यूज रिपोर्ट है हमारे पास। और रेलवे प्रशासन को मेडिकल रूम की इनकम थी, क्योंकि उनको प्राइवेट प्रैक्टिस करना अलाउड था कि आप चार्ज ले लो, प्राइवेट प्रैक्टिस करो। मैं गया सर्दी जुकाम में 100 रुपया लो, ट्रीटमेंट करो। उनको मेडिकल स्टोर चलाने की परमिशन दी, आप दवाई बेचिए, उससे आप कमाइए। तो सेंट्रल ने तो बंद कर दिया। तो ग्राउंड लेवल पे जो एक्सीडेंट के बाद भी लोगों की जान बचाने के लिए जो प्रावधान है वो भी नहीं है। 108 एम्बुलेंस है, 100 में से 20 स्टेशन पे ही है, क्यों 62 स्टेशन पे नहीं है? एक अकस्मात ना हो उसके लिए भी सिस्टम है, टेक्नोलॉजी है, और उसके बाद जान बचाने के लिए भी सब कुछ है, मगर कहीं इच्छा शक्ति दृढ़ होना चाहिए। एक शेवटचा प्रश्न आहे तुम्हाला समीरजी, की आज झालेली जी दुर्घटना आहे, या दुर्घटनेकडे आपण कोणाला जबाबदार धराल? आजची झालेली घटना जी आहे, दुर्घटना आहे, त्याबद्दल तुम्हाला कोण जबाबदार वाटतं? नहीं, इसके लिए पूरा प्रशासन और गवर्नमेंट सिस्टम जवाबदार है। उनको पिछले 15 सालों से पता है कि मुंबई सबअर्बन में ओवर क्राउडिंग से लोग गिरते हैं, लोग मरते हैं, और हर साल 2,500 से ज्यादा लोगों की मौत होती है। जैसे आतंकवादी घटनाओं में 2018 में सिर्फ 350 लोगों की मौत होती है पूरे हमारे देश भर में, क्योंकि मुंबई लोकल ट्रेन तो हर साल 2,500 लोग को बलि लेती है, जान लेती है। तो उसके लिए इमीडिएट उनको हाई लेवल पे इमीडिएट काम करना चाहिए। आज तक क्यों नहीं किया? नक्कीच. तर आपण आमच्या बरोबर चर्चा केली, त्याबद्दल आपला आभार. तर हे होते समीर झवेरी, ज्यांनी या पूर्ण घटनेनंतर, दुर्घटनेनंतर आणखीन हा लढा पुढे कसा घेऊन जाणार आहेत त्या संदर्भात देखील चर्चा केलेली आहे. धन्यवाद समीरजी.